बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में गॉस लॉ पढ़ रहे थे और हेडिंग डाला था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, राइट। तो आप हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो समझें ज़रा, सबसे पहले तो जो गॉस लॉ था वो मैंने आपको बताया था सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, इसी को हम लोग बोलते थे टोटल फ्लक्स फाई ई, दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एन बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी भी क्लोज सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स उस सरफेस के इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अच्छा, हम कई जगह ई डॉट डी ए लिखेंगे, कई जगह हम ऐसे भी लिख देंगे ई डॉट डी एस। तो आप परेशान ना हो, डी ए को ही हम लोग डी एस बोल रहे हैं, सरफेस एरिया डिफरेंशियल एरिया, ये एक ही बात है, राइट। तो कहीं मैं अगर डी ए लिखूँ, कहीं मैं डी एस लिखूँ, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, दोनों बातें एक ही हैं, इसको आप समझेंगे। ये हमारा गॉस लॉ था। तो गॉस लॉ ये कहता था कि अगर कोई क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ई डॉट डी ए जो है वो वास्तव में डी फाई है और उसका सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस, तो ये हम लोग बोलते थे पूरे क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स यानी फाई ई टोटल, दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ और उसमें केस वन लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से निकालना चाहते हैं। देखिए समझिए ज़रा, हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है ऐसे, ये इनफाइनाइट तक गया ऐसे, और इस पर चार्ज डेंसिटी हम लोग प्लस लैम्डा मान ले रहे हैं, प्लस लैम्डा, और हमसे कहा जा रहा है इससे आर दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो याद करिए, अगर हम हमसे कहें इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर, यहाँ किसी पॉइंट पी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, राइट। तो याद करो ज़रा, क्या ये रिजल्ट हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करा रहे थे तो हमने ऑलरेडी इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये रिजल्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, राइट। लेकिन आज हम लोग वही रिजल्ट ड्राइव करना चाहते हैं बाय हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो ध्यान दीजिए ज़रा, हम क्या करते हैं, गॉस लॉ क्या कहता है, अगर हम किसी चार्ज को पूरी तरीके से क्लोज कर लें तो उस क्लोज सरफेस से जो लिंक्ड फ्लक्स होगा वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो हमने देखो क्या करा, इस लाइन चार्ज, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इससे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली आउटवर्ड 3D में हर तरफ होंगी। तो हमें बताओ अगर इसके पूरे फ्लक्स को घेरना है तो हमें बताइए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इससे आर रेडियस का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। ध्यान दीजिए जरा, ऐसे हमने एक आर रेडियस का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, ऐसे हमने आर रेडियस का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। बेटा ये गॉसियन सरफेस भी कहाँ तक गया, इनफाइनाइट सिलेंडर है, हम पूरे चार्ज को क्लोज करना चाहते हैं, तो ये गॉसियन सरफेस भी इनफाइनाइट है, ऐसे ऊपर इनफाइनाइट तक गया। अब समझना जरा, तो इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, बताओ वो ऐसी होती थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हम लोग दिखाते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज की रेडियली आउटवर्ड होती थी, ये चार्ज ऐसे हैं, तो ऐसी फील्ड लाइंस होंगी रेडियली आउटवर्ड, ऐसे रेडियली आउटवर्ड ऐसे होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हम यहां देखें फील्ड लाइंस, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी रेडियली आउटवर्ड, ऐसे होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, ऐसे होंगी। तो अगर हमें इसका फ्लक्स पूरा घेरना है तो हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, चाहे आप यहाँ देख लो,
यहाँ पर भी ऐसे होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हम इसमें इतना तो लिख ही सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी ए की जगह डी एस भी लिख सकते हैं, राइट। बताओ इस क्लोज सिलेंडर में 3 सरफेस हमको नजर आ रही हैं। एक ये वाली सरफेस, इसे हमने नाम दिया S1। इसका बताओ एरिया वेक्टर ऐसे होगा DS1 ऐसे। एक सरफेस इसको हमने नाम दिया S2, इसका बताओ DA एरिया परपेंडिकुलर आउटवर्ड DS2 ऐसे होगा। अब बताओ तीसरा बचा ये कर्व्ड सरफेस, ये जो कर्व्ड सरफेस होगा सिलेंडर का, राइट। तो सिलेंडर का बताइए जो कर्व्ड सरफेस है उसका बताओ DA एरिया ऐसे होगा, ऐसे समझिए। हमको एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेना है, आउटवर्ड। तो आप जरा देखिए जो कर्व्ड सरफेस है उसे हम लोग S3 सरफेस कह रहे हैं। ये सरफेस को हम लोग S3 सरफेस कह रहे हैं जो कि कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस। तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है अगर हम इसको जरा समझें तो ध्यान देना, यहाँ का DA एरिया इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की तरफ DA, या DA की जगह हम चाहें तो DS लिख दें, ऐसे होगा DS। बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, तो बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और DS आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। यहाँ आ जाओ जरा, यहाँ बताओ E ऐसा और इसका DA एरिया भी ऐसा, तो E और DA बताओ हर जगह कैसे मिल रहे हैं, पैरेलल। आप कहीं भी देख लीजिए, यहाँ देख लो E और DA आपस में पैरेलल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है और जो कर्व्ड सरफेस एरिया DA है बताइए वो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड मतलब रेडियल लाइन के अलोंग है। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हर जगह पैरेलल है। तो जरा ध्यान से देखना, मैं तुमसे कहूँ इसे मैं ओपन कर रहा हूँ तो इसे ऐसे लिखूंगा, सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस S1 सरफेस के लिए, सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस S2 सरफेस के लिए, सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस S3 सरफेस के लिए, मिलाकर के Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिएगा। अब बताओ S1 सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर, ये फ्लैट सरफेस जो सर्कुलर प्लेन है इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए प्लेन में ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ प्लेन में, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेन में और एरिया वेक्टर उससे कितने एंगल पे, 90 डिग्री। तो बताओ E डॉट डी एस, तो ये बताओ ओपन होगा ऐसे EDS cos 90 जीरो हो जाएगा भाई, प्लस सेकंड सरफेस को देखो S2 को, ये वाला, यहाँ देखो एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में बड़ा ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर प्लेन में, फ्लैट सरफेस के प्लेन में, और एरिया वेक्टर उससे कितने एंगल पे, 90 डिग्री। तो बताओ ये भी ओपन होगा EDS cos 90। अब देखो S3 सरफेस, तो बताओ बेटा जो S3 सरफेस है वो हमारी कर्व्ड सरफेस है, ये वाली S3। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, DS भी ऐसे निकल रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, DS भी ऐसे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, DS भी ऐसे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और DS हर जगह पैरेलल है। तो पूरे कर्व्ड सरफेस पर E और DS पैरेलल है, तो हम इसको लिखेंगे S3 सरफेस के लिए EDS cos 0, और ये बराबर होगा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो बेटा जीरो हो गए दोनों। तो ये देखो केवल बच रहा S3 सरफेस के लिए EDS cos 0 1 हो गया बराबर Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बेटा एक बात मुझे बता दो, ये लाइन चार्ज कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट। तो अगर एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ध्यान से बताना आप अगर समझदार, ये इनफाइनाइट तक है, ज्यूम करिए इनफाइनाइट तक ऊपर नीचे, मैं इससे r दूरी पे यहाँ एक चार्ज ले लूँ,
यहाँ पॉइंट ले लूँ, या इधर आर दूरी पे एक पॉइंट ले लूँ, या इधर आर दूरी पे पॉइंट ले लूँ, बताओ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग की बराबर बराबर। तो आप कह रहे हैं सर ये इनफाइनाइट तक गया ऊपर नीचे, तो आप आर दूरी यहाँ चले जाओ, चाहे आप आर दूरी थोड़ा ऊपर चले जाओ, हर पॉइंट ऐसा लग रहा है जैसे मिड पॉइंट के जैसा है। आप समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ऐसे इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। मैं तुमसे कहूँ यहाँ आर दूरी पर या यहाँ आर दूरी पर, यहाँ एक पॉइंट ए ले लूँ, यहाँ एक पॉइंट बी ले लूँ, बताओ ए और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी कि बराबर बराबर होगी? आप कहोगे सर बराबर बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट भी मिड पॉइंट के जैसा है, क्योंकि ऊपर इनफाइनाइट नीचे इनफाइनाइट, इसके लिए भी ऊपर इनफाइनाइट नीचे इनफाइनाइट, हर पॉइंट बताओ एकदम आइडेंटिकल पॉइंट है, मिड पॉइंट के जैसा है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर बराबर आने वाली है। तो बताओ बेटा, ये ds कभी ये ds हो, कभी ये ds हो, कभी ये ds हो, यानी ये सिलेंडर है तो कभी ये ds हो, कभी ये ds हो, कभी ये ds हो, कभी ये ds हो, बताओ हर ds पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है कि कांस्टेंट है? तो आप कह रहे हैं सर ds तो बदल रहा है, हम कभी ये ds ले रहे हैं, कभी ये ds ले रहे हैं, कभी ये ds ले रहे हैं, लेकिन हर ds पर इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। तो हमने इस E को इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया, ds बचा केवल S3 सरफेस का। क्यों बाहर कर लिया, ये बात क्लियर है? क्योंकि हर ds पर इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है, वो अगर कांस्टेंट है तो हमने इसे इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया। अच्छा, तो अगर ये इनफाइनाइट ना होता, फाइनाइट होता, मान लो इतना बड़ा लाइन चार्ज होता, मान लो इतने बड़ा लाइन चार्ज होता, तो फिर पता क्या होता, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं होता। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं होता तो फिर बताओ हम यहाँ से ई को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं कर पाते और हमसे ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होता। इसीलिए हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन इनफाइनाइट लाइन चार्ज में लगाने जा रहे हैं। फाइनाइट लाइन चार्ज में गॉस लॉ लगा सकते हैं, लेकिन हम उस गॉस लॉ को आगे यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग गॉस लॉ की मदद से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? इनफाइनाइट लाइन चार्ज में। फाइनाइट लाइन चार्ज में क्यों नहीं कर रहे हैं? फाइनाइट लाइन चार्ज में गॉस लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन उस गॉस लॉ को आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। इस ई को फिर हम इंटीग्रेशन से बाहर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर ds पर इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर नहीं होगी। लेकिन अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज से इधर आर दूरी पे, ऊपर आर दूरी पे और ऊपर आर दूरी पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बराबर है, क्योंकि हर पॉइंट एकदम सिमेट्री में आइडेंटिकल पॉइंट है। तो बताओ इस ई को इंटीग्रेशन से क्या करा? बाहर। अब देखना बेटा, इनक्लोज चार्ज यहां से लेके यहां तक का चार्ज, मान लो हम तुमसे कहते हैं ये लेंथ L लेंथ मान ले रहा हूं मैं, कितनी? L लेंथ। ए इनफाइनाइट है, लेकिन हम पहले L लेंथ के लिए बात करें अगर, तो इनक्लोज चार्ज होगा लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जरा देखना ध्यान से, ई ds बताओ ये सिलेंडर कितनी लेंथ का? L लेंथ का। इसका बताओ ये कर्व्ड सरफेस एरिया ds, ये ds, ये ds, ये ds, ये ds, ये ds, बताओ क्या सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RL होता है? तो यहाँ लिखेंगे E इंटू 2 पाई RL बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L देखो कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, राइट। और अगर चाहो तो डायरेक्शन भी लिख दें वेक्टर फॉर्म में ऐसे, तो डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी, राइट। और मैग्नीट्यूड होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्या ये रिजल्ट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं एक बार? यस, राइट। इसे नोट कर लीजिए। कोई हमसे कहे क्या हम गॉस लॉ फाइनाइट लाइन चार्ज में नहीं लगा सकते, तो आपका जवाब होगा फाइनाइट लाइन चार्ज में गॉस लॉ लगाया जा सकता है, लेकिन गॉस लॉ की मदद से फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, हम लोग कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, राइट। तो हमें देखो इस ई को हमने इंटीग्रेशन से बाहर कैसे कर लिया, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हम ds यहाँ का लें, हम ds यहाँ का लें, हम ds यहाँ का लें, कहीं का भी ds ले लें, बताओ हर ds पर, चाहे ये ds ले लें, चाहे ये ds ले लें, बताओ हर ds पर इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर बराबर आ रही है, क्योंकि ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। तो चाहे ये ds ले लो, चाहे ये ds ले लो, चाहे ये ds ले लो, हर ds पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बराबर है, क्योंकि हर ds बताओ लाइन चार्ज के लिए एकदम सिमेट्रिकली लोकेटेड है।
राइट। ये बताइए, हमने एक गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया था। ये जो सिलेंडर बना है इसे हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। आई थिंक क्लियर, डायरेक्शन क्लियर है, रेडियली आउटवर्ड। तो क्या मैं मान लूँ आपने इसे नोट कर लिया है, और ये रिजल्ट आपको बिल्कुल याद रखना है कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से सराउंडिंग में r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। अगर लाइन चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड, और अगर ये नेगेटिव होता तो हम टेस्ट चार्ज रखते ही अपनी तरह अट्रैक्ट करता, तो डायरेक्शन होती रेडियली इनवर्ड। मैं सिर्फ करने जा रहा हूँ। केस 2 लिखिए, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, उसमें केस 2 लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट चार्ज। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट चार्ज, सीट चार्ज हम लोग थिन सीट कंसीडर करने जा रहे हैं। पहले तो हम आपको ये बता दें इनफाइनाइट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, पहले ये समझें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये एक इनफाइनाइट सीट है, मान लो ऐसे, हम यहाँ समझा दें आपको थोड़ा सा पहले। ये ऊपर कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट, नीचे कहाँ तक, इनफाइनाइट, इधर कहाँ तक, इनफाइनाइट, इधर भी कहाँ तक, इनफाइनाइट। जिगजैग का मतलब ये इनफाइनाइट तक गया है, इधर भी इनफाइनाइट तक गया है। तो यहाँ देखो इनफाइनाइट, यहाँ ऊपर भी कहाँ तक, इनफाइनाइट, और इधर देखिए ये इनफाइनाइट, और इधर भी देखिए इनफाइनाइट, और इस पर चार्ज डेंसिटी मैंने प्लस सिग्मा मान ली है। अच्छा देखो यहाँ पे जो चार्ज है वो एरिया में फैला होगा, सीट है ना यार, तो एरिया होगा यहाँ पे, तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी, सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब ध्यान देना बेटा, मैं तुमसे कहूँ इसकी वजह से सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले दिखाइए। तो यहाँ टेस्ट चार्ज रखूँ, तो बताओ ज़रा, यहाँ ये प्लस चार्ज, बताओ जितना ऊपर प्लस होगा उतना ही नीचे प्लस होगा, क्योंकि इनफाइनाइट है। तो बताओ इस टेस्ट चार्ज को नीचे से जितना फोर्स लगेगा उतना ऊपर से फोर्स लगेगा। तो देखना ऐसे फोर्स और ये फोर्स ऐसे, दोनों बराबर होंगे। तो इनके बताओ एक्स कॉम्पोनेंट तो ऐड हो जाएंगे, वाई कॉम्पोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज को छोड़ दें तो बताओ ऊपर वाला चार्ज ऐसे रिपेल करेगा, नीचे वाला ऐसे रिपेल करेगा, नेट फोर्स राइट आ रहा है, तो क्या ये टेस्ट चार्ज स्ट्रेट चला जाएगा। तो मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज छोड़ें तो वो एकदम स्ट्रेट भागेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करें तो क्या बताओ सारी की सारी फील्ड लाइन्स एकदम स्ट्रेट होंगी, ऐसे। यहाँ फील्ड लाइन्स ऐसे होगी, यहाँ फील्ड लाइन ऐसे होगी स्ट्रेट, यहाँ पर भी फील्ड लाइन ऐसे होगी स्ट्रेट, ऐसे। यहाँ देखो जरा, यहाँ पर भी फील्ड लाइन एकदम स्ट्रेट होगी ऐसे। बोलो भाई। अच्छा यहाँ पे भी स्ट्रेट, यहाँ पे भी स्ट्रेट, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर यहाँ टेस्ट चार्ज रखें तो इसके नीचे भी चार्ज इनफाइनाइट तक गया, ऊपर भी चार्ज इनफाइनाइट तक गया है। तो जैसा ये पॉइंट है एकदम आइडेंटिकल पॉइंट ये है बी पॉइंट, एकदम आइडेंटिकल पॉइंट सी पॉइंट। ए बी सी कह रहे हैं सर एकदम आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि सर मैं भी मिड पॉइंट के जैसा हूँ, मेरे ऊपर भी चार्ज इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट तक गया। ये कह रहा है मेरे ऊपर भी इनफाइनाइट तक गया, नीचे भी इनफाइनाइट तक गया। हर पॉइंट एक मिड पॉइंट के जैसा बिहेव कर रहा है, और हर पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या एकदम स्ट्रेट अवे फ्रॉम सीट होगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ये अवे फ्रॉम सीट आ रही है,
अवे फ्रॉम सीट। क्लियर? अब देखना ध्यान से। तो मैं तुमसे कहूँ इस इनफाइनाइट सीट की वजह से हम सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करना चाहते हैं, राइट? तो ध्यान से देखिएगा भाई, मैं तुमसे कहूँ यहाँ पर कि मान लो ये एक हमने इनफाइनाइट थिन सीट है बेटा, ये थिन सीट है। थिन सीट में एक सिंगल पेज समझिए आप, सिंगल पन्ना है एक। अभी हम लोग थिक सीट भी लेंगे तो आप उसे एक कॉपी समझिए कि बीच में बहुत सारे पेजेज हैं। ये देखिए, ये एक थिन सीट है और इस थिन सीट के सराउंडिंग में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे इस पर चार्ट एस टी है सिग्मा, समझना अच्छे से। पहले हमें इसके सराउंडिंग में यहाँ पर या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने देखो क्या करा, हमने इस सीट में एक सिलेंडर, ऐसे गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जिसका क्रॉस सेक्शन जरूरी नहीं है कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ही हो, किसी भी शेप का क्रॉस सेक्शन हो, और हम इस सिलेंडर को इस सीट में ऐसे पार कराने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो बताओ इसका एरिया अगर ये ए है तो यहाँ ए एरिया में चार्ज फंसने वाला है। तो ध्यान से देखना, हमने ऐसे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस सीट में पास करा दिया। ध्यान से देखना, ऐसे, और हमने इतने में देखा कि चार्ज फंस गया यहाँ पर। जब इसने इस सीट को यहाँ पेनिट्रेट करा होगा तो इतने में चार्ज का लिंकेज हुआ होगा, राइट? आप समझिएगा जरा, मैं तुमसे कहूँ कि ये सीट से पॉइंट x दूरी पर है, इधर भी सीट से x दूरी पे हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट एकदम सिमेट्रिकली लिया है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम सीट से कितनी दूरी पर, x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करना चाहते हैं। हम इस इनफाइनाइट सीट से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, राइट? तो पहले तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो मैं तुमसे कहूँ कि जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखो, इस सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखो स्ट्रेट ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, जैसे कि हमने अभी दिखाई थी। अब देखना ध्यान से, अब देखना इस सिलेंडर में ये क्लोज सरफेस है, तीन सरफेस हो गई, एक ये वाली फ्लैट सरफेस S1, ये एक फ्लैट सरफेस S2। बताओ इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा DS1, और इसका बताओ ऐसे होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड DS2। भाई परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। और एक बताइए, ये हमारी कर्व्ड सरफेस, ये वाली सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस। तो बताओ इस कर्व्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, क्या बताओ, वो रेडियली आउटवर्ड होगा। तो बताओ वो ऐसे होगा, DS3, ये हमारी S3 सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, ठीक है? ये हमारा S3 कर्व्ड सरफेस हो गया, ये वाला। अब बोर्ड पे जितना दिखा सकते हैं, 3D में पूरा नहीं दिखा सकते हैं। अब देखिए ये हमारी कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस का हमने S3 सरफेस एरिया मान लिया। अब देखना जरा ध्यान से, अब मैं लगाने चला गॉस लॉ। यार ये जरूरी नहीं कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ही हो, कैसा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का भी आप एक पाइप, एक गॉसियन सरफेस पास करा सकते थे। ये हमारा जो सिलेंडर है इसे हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस, ठीक है? ध्यान से देखना, आप दरअसल गॉस लॉ लगाइए और लिखिए सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस E.ds, DA भी लिख सकते हो, DS इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना, इसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ। इस क्लोज सरफेस में तीन सरफेस हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा S1 सरफेस के लिए E.ds, S2 सरफेस के लिए E.ds, S3 सरफेस के लिए E.ds बराबर Q इनक्लोज। बताओ इनक्लोज चार्ज, तो बताओ बेटा इतना ही चार्ज तो हमारे इस गॉसियन सरफेस में फंसा है, और ये चार्ज कितना होगा, अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम A मान लें, तो बताओ सिग्मा यूनिट एरिया में चार्ज, A एरिया में सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखना ध्यान से, इधर देखो S1 सरफेस, इसका एरिया वेक्टर देखो इधर है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो इधर है। अच्छा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर बराबर है क्योंकि सीट इनफाइनाइट है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ बराबर बराबर है कि वेरिएबल? तो आपने कहा सर बराबर बराबर। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ 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 यहाँ, यानी इस पूरे एरिया के अंदर अगर हम छोटे छोटे ds एरिया ले लें तो बताओ हर ds एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर बराबर की अलग अलग, तो आप कह रहे हैं बराबर बराबर। क्लियर? तो बताओ यहाँ 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 इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट सीट है तो हर डी एरिया एकदम सिमेट्री में है। तो सिमेट्री में तो ई बताओ, पहले तो इसे ओपन करो, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? अवे फ्रॉम सीट। एरिया भी किधर? राइट साइड पैरेलल। तो ये बताओ ई और डी एस कैसे हैं? पैरेलल। तो ये ओपन होगा ई डी एस कॉस 0 प्लस, इधर आ जाओ, इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेफ्ट साइड है और डी एस भी लेफ्ट साइड है, तो बताओ ये भी तो पैरेलल है। तो S2 सरफेस के लिए ई डी एस कॉस 0 प्लस S3 के लिए देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सिस के अलोंग हैं और ds हमारा रेडियली आउटवर्ड है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सिस के अलोंग, ds रेडियली आउटवर्ड परपेंडिकुलर, कितना एंगल? 90। तो ई डी एस कॉस 90 और ये बराबर होगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये नंबर 0 हो गया बेटा, ये नंबर 0 हो गया। अब देखना, अब ध्यान दो S1 सरफेस ये है, इस S1 में मैं ds, ये ds लूँ, ये ds लूँ, देखो ये ds लूँ, ये ds, समझा दें इधर, इधर समझा दें। ये देखो ये हमारा S1 सरफेस है, मैं ये वाला ds लूँ, ये 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 ds लूँ, बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ अलग अलग होगा कि बराबर बराबर होगा? तो आप कह रहे हैं बराबर बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये इनफाइनाइट सीट है तो वो पॉइंट चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, हर जगह बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बराबर तो ds तो बदल रहा है, ई नहीं बदल रहा है। ई को हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया, ds S1 का हो गया। अब देखना ध्यान से, प्लस इधर आ जाओ, तो देखो इसके अंदर भी यहाँ 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 हर ds पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बराबर, तो E को हमने बाहर किया, इंटीग्रल बचा ds का S2 के लिए, और ये सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा सावधान रहना, बताओ ये ds, अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कैसे मान ली मैंने? क्योंकि यहाँ से हमने x दूरी पर ये वाला ds लिया, इधर x दूरी पे ये ds लिया, तो बताओ इस सीट से हमने दोनों ds एकदम बराबर दूरी पे लिए हैं, तो क्या बताओ हमने दोनों ds को एकदम सिमेट्रिकल माना है। मुझे नहीं पता कि यहाँ फील्ड कितनी, यहाँ फील्ड कितनी, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जो फील्ड यहाँ होगी वही फील्ड वहाँ होगी, क्योंकि इस इनफाइनाइट सीट से दोनों ds की लोकेशन बराबर दूरी पे हैं। बहुत बढ़िया समझ, देखो दो बातें यहाँ ध्यान देने वाली, एक तो इस एरिया के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बराबर है, इसलिए हमने सी को इंटीग्रेशन से बाहर करा। दूसरी बात, हम इसको E1 कहते हैं, C2 कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो E1 यहाँ वही E2 वहाँ। क्यों? क्योंकि हमने सीट से जितना दूर ये वाला ds लिया है उतना ही दूर वो ds लिया है, दोनों ds को सिमेट्री में लिया है, तो दोनों ds पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बराबर बराबर होगी। क्लियर? अब देखो बेटा, तो बताओ ds 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 इंटीग्रेट हो गया, क्या ये एरिया बन जाएगा? तो ये बन गया E इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्लस E इंटू ये वाला ds 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 इंटीग्रेट हो गए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, E इंटू ए, और ये हो गया सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बेटा 2EA बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए हो गया कैंसिल, E की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर वेक्टर में लिखें डायरेक्शन, तो बताओ ये प्लस है तो यहाँ फील्ड अवे फ्रॉम सीट, तो यहाँ डायरेक्शन लिख दे रहा हूँ अवे फ्रॉम सीट, अवे फ्रॉम सीट। अगर यही बताओ पॉजिटिव होता नेगेटिव होता तो यहाँ टेस्ट चार्ज रखते तो अट्रैक्ट करता, टुवर्ड्स सीट बोलते, तो फिर हम टुवर्ड्स सीट बोलते। नोट करो बेटा,
नोट करिए, नोट करिए इसको जल्दी से। तो ये रिजल्ट एकदम आपको याद रखना है कि एक इनफाइनाइट सीट की वजह से सराउंडिंग में x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ बेटा, इसमें x का कोई रोल नहीं आया, तो सिग्मा कैसा, कांस्टेंट, 2 एप्सिलॉन नॉट कैसा, कांस्टेंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सीट के जस्ट बगल में, सीट से 1 मीटर दूरी पर, सीट से 2 मीटर दूरी पर, सीट से 3 मीटर दूरी पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर बराबर है। यानी एक इनफाइनाइट सीट चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है। तो ये बताओ बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इनफाइनाइट सीट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो कांस्टेंट आ रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मैटर नहीं करता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड सीट के बगल में निकाल रहे हैं, सीट से 1 मीटर दूरी पे निकाल रहे हैं, सीट से 3 मीटर दूरी पे निकाल रहे हैं, 5 मीटर दूरी पे निकाल रहे हैं, सीट के एकदम बगल में, सीट से थोड़ी दूरी पे, सीट से 2 मीटर दूरी पे, 5 मीटर दूरी पे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बराबर आ रहा है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ रहा है, इस एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो देखो भाई, ध्यान से देखिएगा, मैं तुमसे कहूं कि यार अगर हम इस एक इनफाइनाइट सीट की वजह से, ऐसे एक इनफाइनाइट सीट है, इसकी वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ बनाऊं, ऐसे देखिए, चार्ज डेंसिटी में प्लस मान रहा हूं, ठीक है, प्लस सिग्मा। हम वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, पहले जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी? आप कहेंगे वेक्टर, और वेक्टर को ग्राफ में दिखाना है तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट होगा तो पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट होगा तो नेगेटिव। चलिए बताइए, रखिए यहाँ टेस्ट चार्ज, ये प्लस, इसे क्या करेगा, रिपेल। तो यहाँ फील्ड होगी राइट साइड, राइट साइड का मतलब ग्राफ बनेगा ऊपर। तो देखो ये फील्ड पॉजिटिव कांस्टेंट, राइट का मतलब है पॉजिटिव कांस्टेंट, और ये कोऑर्डिनेट होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ रखो टेस्ट चार्ज, ये प्लस, टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट होगी मतलब नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होगी तो बताओ ये कोऑर्डिनेट इधर आएगा, नेगेटिव कांस्टेंट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई, एनी प्रॉब्लम? अब देखना, यानी इधर फील्ड देखो राइट है तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट, यहाँ फील्ड लेफ्ट है तो नेगेटिव। ये माइनस क्या बता रहा है कि फील्ड की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड, और ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट उसका मैग्नीट्यूड है। इस माइनस का मतलब लेफ्ट है बेटा। अच्छा एक बात और बताओ, मैं तुमसे कहूँ इस सीट से हम जैसे जैसे इधर दूर जा रहे हैं, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल घटता है, और ये फील्ड बताओ कांस्टेंट है कि वेरिएबल? आप करें कांस्टेंट। तो जरा बताना तो मुझे, मैं यहाँ से एक पॉइंट यहाँ ले लूँ ए, एक पॉइंट यहाँ ले लूँ बी, ए से बी के बीच की दूरी x मान लूँ, तो कौन हाई? ए हाई, वी लो, और ये लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कांस्टेंट फील्ड है बिटवीन द गैप इनटू बीच का डिस्टेंस। तो ये देखो v हायर माइनस v लोअर, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू बीच का डिस्टेंस। तो अगर हम तुमसे कहें इस ग्राफ का नेचर बनाएं, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं पोटेंशियल वर्सेस एक्स, ध्यान देना
इस सीट की वजह से पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ बनाया जाए, तो जवाब दो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा, तो आप कहोगे इसी सीट पर होगा। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं पोटेंशियल घट रहा है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा इधर आओ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो इधर भी पोटेंशियल घट रहा है और घटने का तरीका है लीनियर, ये कांस्टेंट है। घटने का तरीका लीनियरली घटेगा, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ होगा बेटा, मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ होगा, तो आप कहोगे मैक्सिमम पोटेंशियल सर सीट की पोजीशन पे। तो ये देखो मैक्सिमम पोटेंशियल इधर जाओगे तो लीनियरली घटेगा, इधर जाओगे तो लीनियरली घटेगा। ऐसे ये ग्राफ आएगा पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ, राइट। ये हमारे सीट की वजह से पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ आ जाएगा ऐसे, राइट। ये पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल यहीं होगा मैक्सिमम सीट पर। सीट से इधर जा रहे हैं तब भी पोटेंशियल घट रहा है, इधर जा रहे हैं तब भी पोटेंशियल घट रहा है। वो लीनियरली घट रहा है क्योंकि फंक्शन आ गया, देखो लीनियरली डिक्रीज करेगा। कोई प्रॉब्लम है? अब देखो अगर यही सीट माइनस में होती, माइनस में देखना, अगर ये सीट माइनस होती, ये सीट माइनस में होती, माइनस सिग्मा मान लो चार्ज डेंसिटी होती, ठीक। हम आपसे कहें इसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ बनाने को कहा गया। तो अपना बेटा, अच्छा देखो हम सीट के सराउंडिंग में किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, ये भी सीख गए। मैं तुमसे कहूँ कि सबसे पहले तो इस नेगेटिव चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ बनाइए। तो वाई एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हम डिस्टेंस दिखा रहे हैं। ध्यान देना, हमने साइन कन्वेंशन माना राइट साइड को पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा जरा, तो जरा जवाब दो। अगर हम यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखें यहाँ, तो ये बताओ टेस्ट चार्ज होता पॉजिटिव, ये करेगा ट्रैक, यहाँ फील्ड आएगा लेफ्ट मतलब नेगेटिव, तो ये ग्राफ यहाँ नीचे बनेगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ रखो टेस्ट चार्ज, तो ये बताओ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ फील्ड है राइट साइड पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो ये फील्ड देखो पॉजिटिव कांस्टेंट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ मैं यहाँ दो पॉइंट ले लूँ, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, और इनके बीच की दूरी, ये दूरी मान लो मैं x ले लूँ, तो बताओ ए और बी में कौन हाई पोटेंशियल कौन लो पोटेंशियल, तो आपका जवाब होगा बी हाई पोटेंशियल ए लो पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बी से ए की तरफ है। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बी से ए है तो पोटेंशियल बी हायर पोटेंशियल ए लोअर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच का गैप, और ये होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। ये आ गया वी हायर माइनस वी लोअर। बोलो भाई, तो क्या हम सीट की वजह से सराउंडिंग में किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं? आपका आंसर बिल्कुल निकाल सकते हैं, राइट। अब सुनना ध्यान से, मान लो हम तुमसे कहें कि हम सराउंडिंग में दो थिन सीट पास पास रख दें। अच्छा देखो इसके इधर फील्ड से यहाँ फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, हर जगह फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, चाहे वो पॉइंट सीट के पास हो, चाहे दूर हो या और दूर हो, फील्ड बताओ यूनिफॉर्म है, राइट। अब देखना बेटा, मान लो हम दो सीट को पास पास रखें, एक बार मैं ले रहा हूँ एक सीट प्लस, एक ले रहा हूँ माइनस, और मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में बताना है। इन दोनों सीट की वजह से नेट फील्ड हमको बताना है। मान लो हम आपसे ऐसे कहें कि एक सीट में प्लस ले रहा हूं और एक माइनस ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे। ये मान लो एक सीट है प्लस का सिग्मा डेंसिटी, ये प्लस सिग्मा, और यहां दूसरा एक माइनस सिग्मा डेंसिटी, माइनस सिग्मा डेंसिटी। और हमसे कहा जा रहा है कि इनके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ बना के दिखाइए।
तो चलो पहले तो हम वैल्यू लिख दें, ठीक है, फिर बनाते हैं ग्राफ। वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहला काम, यहाँ अगर हम टेस्ट चार्ज रखें, देखना हमने मान लो यहाँ टेस्ट चार्ज रखा, इसने क्या करा, अट्रैक्ट। टेस्ट चार्ज कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव, तो ये माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाले प्लस ने करा रिपेल इधर की तरफ, कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आया 0। क्लियर। अब आ जाओ जरा, यहाँ आ जाओ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 है तो ये ग्राफ देखो इसी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा ऐसे, एक्स एक्सिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वाई पे दिखाया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एक्स एक्सिस पे लाई। यहाँ देखो ये प्लस करेगा रिपेल, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो माइनस करेगा अट्रैक्ट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बताओ, यहाँ पर भी फील्ड 0 आ रही है, तो ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0। तो भाई ये तो नहीं लग रहा कि इसके यहाँ पर हम फील्ड निकाल रहे हैं तो इससे पास है इससे दूर है, ऐसा कोई विचार तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट सीट की वजह से पास हो चाहे दूर हो फील्ड बराबर बराबर होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होती है, फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉइंट सीट के पास है या दूर है। यहाँ आ जाओ, बीच में रखो टेस्ट चार्ज, इसने कहा रिपेल, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसने कहा अट्रैक्ट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड, बीच में नेट फील्ड दोनों ऐड हो गए बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ग्राफ यहाँ बनेगा ऐसे, और ये होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बीच में फील्ड कांस्टेंट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक फील्ड राइट साइड है, लेकिन इधर फील्ड 0 है, यहाँ पर भी फील्ड 0 है। आई थिंक क्लियर, नोट करिए। तो एक सवाल जेई मेंस में आया था कभी, तो एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं वैसा ही सवाल आपके सामने ला रहा हूँ एक बना करके, ताकि आप उसे करें, ठीक है। वो आपके यहाँ तो जेई मेंस के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं नीट में। अब ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, मैं तुमसे कहूं कि ऐसे कई सीट हैं, ऐसे ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई ले लें, तो ये क्या हो जाएगा जेड। तो ये एक्स वाई प्लेन में हमने ऐसे कई प्लेट्स, मान लो 3 प्लेट्स ऐसे लगा रखी, आप इन्हें इनफाइनाइट सीट समझिए। हमने इनफाइनाइट सीट ऐसे एक्स वाई प्लेन में हम एक्सिस दिखा दें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बताओ बेटा ये कौन सी एक्सिस है, ये जेड एक्सिस हो गई, ये हमारी जेड हो गई, ऊपर प्लस जेड नीचे माइनस जेड, ठीक है। इस पर चार्ज डेंसिटी मैं ले रहा हूँ +2 सिग्मा, इस पर चार्ज डेंसिटी ले रहा हूँ माइनस सिग्मा, और इस पर चार्ज डेंसिटी ले रहा हूँ मैं प्लस सिग्मा, ठीक है, प्लस सिग्मा। कोई दिक्कत, या फिर कुछ और भी ले सकते, इतना ही ठीक है। चलिए मैं तुमसे कहूँ यहाँ पर एक पॉइंट है पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो मैं लिखने चला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। बताओ ये वाला चार्ज कैसा है यहाँ, प्लस का, तो ये बताओ नीचे की तरफ रिपेल करेगा ऐसे, ये वाला कितने से 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के, क्या नीचे की तरफ माइनस के, ये माइनस बताओ इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कितने से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे की तरफ माइनस के। देखो ये माइनस सिग्मा यहाँ रखे टेस्ट चार्ज को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डायरेक्शन माइनस के, नीचे की तरफ। तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है हम माइनस क्यों नहीं लिख रहे? अरे भाई ये फील्ड है, फील्ड में हम लोग चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते हैं, राइट। अब देखो ये वाला चार्ज यहाँ रखे टेस्ट चार्ज को ऊपर रिपेल करेगा, तो आप लिखोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर की तरफ तो डायरेक्शन प्लस के,
देख लो भाई अच्छे से, देख लीजिए, यहाँ रखे टेस्ट चार्ज को इसने नीचे रिपेल करा, इसने नीचे अट्रैक्ट करा, इसने ऊपर रिपेल करा, तो ये नंबर देखो कैंसिल हो रहा है। तो आंसर आ गया पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन माइनस के। ऐसे हमसे ऑब्जेक्टिव में सवाल करते हैं। क्लियर? तो मैं ये मान रहा हूं कि अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है आप कर ले जाएंगे। अच्छा बताना, मुझे बताना, मैं एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, मान लो कोई पॉइंट यहाँ ले लूँ, ए पॉइंट पे चलो फील्ड निकालते हैं। ठीक, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब हमारी मदद करना, यहाँ रखो टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज होता है प्लस का 1 कूलाम यूनिट टेस्ट चार्ज। हमने यूनिट टेस्ट चार्ज रखा, बताओ ये 2 सिग्मा रिपेल करेगा। तो देखो मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो ये आएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ प्लस के। ठीक, अब देखना ये माइनस सिग्मा यहाँ रखे टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डायरेक्शन माइनस के नीचे की तरफ। ये प्लस वाला फिर रिपेल करेगा, तो प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन बताइए आपका आएगा ऊपर की तरफ प्लस के। देख लीजिए भाई, कोई प्रॉब्लम है? तो ये नंबर देखो कट गया, ये नंबर देखो कट गया, और ये फील्ड आ गया ए पॉइंट पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस के। आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। चलो भाई मैं एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, सी पॉइंट, यहाँ देखो यहाँ ले रहा हूँ, चलो सी पॉइंट। इस सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं सीधा लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, अब तेजी से लिखूंगा, मुझे लग रहा है आप समझ गए हैं। तो यहाँ आप टेस्ट चार्ज रखो, बताओ ये 2 सिग्मा यहाँ रखे टेस्ट चार्ज को नीचे रिपेल करेगा, तो आप लिखेंगे 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे का मतलब माइनस के। ये माइनस सिग्मा देखो, इस 2 सिग्मा ने नीचे रिपेल करा, इस माइनस सिग्मा ने अट्रैक्ट करा, तो आप लिखोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ प्लस के। इसने क्या करा, इसने इस वाले ने रिपेल किया ऊपर की तरफ, तो प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस के। तो देखो बेटा, ये देखो, ये देखो जरा देखना कितना बढ़िया बात आ गई। यहाँ देखो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के, और ये देखो ऐड होके हो गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस के, और ये दोनों हो गए कैंसिल, आंसर आ गया 0। यानी यहाँ फील्ड 0 है बेटा, इस बीच का गैप में यहाँ पर। मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ चुके हैं। आई थिंक क्लियर, राइट? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? आप देखिए, इसे नोट करो बच्चों। ये बताओ बेटा, हम लोगों ने थिन सीट लिया था, अब अगर ये थिक सीट हो जाए, कैसा? थिक सीट, तो जरा ध्यान दीजिए। देखिए भाई, अब अगर हम बात करें थिक सीट, तो अगर ये थिक सीट हो जाए, समझो यहाँ पे चार्ज प्लस सिग्मा, चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, ये थिक सीट है बेटा। और इस तरफ भी, इधर भी प्लस सिग्मा, इस तरफ है थिक लार्ज कंडक्टिंग सीट है, थिक लार्ज कंडक्टिंग सीट।
ध्यान से देखना, ये थिक लार्ज कंडक्टिंग शीट है, तो अगर हम इसे चार्ज देंगे तो चार्ज सरफेस पे होगा, अंदर ये कंडक्टर है और कंडक्टर में कोई चार्ज नहीं होता है मटेरियल के अंदर। यहाँ पे भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी। अगर हम यहाँ एक टेस्ट चार्ज रख दें पी पॉइंट पर, तो बताओ ये वाला प्लस सिग्मा इधर रिपेल कितने से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला भी इधर रिपेल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो नेट फील्ड आएगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट राइट साइड आएगी प्लस आई कैप। अच्छा अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला इधर रिपेल करेगा और वो वाला भी इधर रिपेल करेगा, तो दोनों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड हो जाएंगे और फील्ड आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेफ्ट साइड माइनस आई कैप। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बताओ यहाँ फील्ड, ये कंडक्टर, इसके अंदर फील्ड क्या होगी, 0। और चाहो तो तुम टेस्ट चार्ज रख के देख लो, ये इधर रिपेल, ये इधर रिपेल, ये इधर रिपेल और ये आपस में हो गए कैंसिल, नेट फील्ड 0। बात सही भी है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए ही तो हमने जो चार्ज दिया है वो चार्ज दोनों सरफेस पर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। अब चलिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे थे। तो गॉस लॉ का एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि हम कंडक्टर की सरफेस के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, जस्ट आउटसाइड, ठीक है। तो चलिए पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, केस 3 लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टिंग सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टिंग सरफेस, राइट। हम लोग गॉस लॉ की मदद से कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। मान लो तुमसे क्या, हमारे पास ये कोई कंडक्टर है और ये बेटा इर्रेगुलर शेप का कंडक्टर है, ऐसे, जरूर नहीं स्फेरिकल, किसी भी शेप का कंडक्टर हो। मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर कंडक्टर है किसी भी आकार का है, अगर हम उसको चार्ज दें तो वो चार्ज उसकी सरफेस पर आउटर सरफेस पर विद इन मिली सेकेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये डिसाइड करता था कंडक्टर का शेप। अगर हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर बराबर होती थी तो बताओ जरा, हर जगह चार्ज की डेंसिटी भी बराबर बराबर होती थी। और आपने ये भी पढ़ा था कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ एकदम पहले लेक्चर में। तो चार्ज की डेंसिटी, ये बताओ हमारा एक कंडक्टर है, हमने इसको चार्ज दिया, चार्ज फैल गया सरफेस पर विद इन मिली सेकेंड आउटर सरफेस पर, और चार्ज की जो डेंसिटी होगी सिग्मा, वो रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो जहाँ एजेज होते हैं, शार्प टर्न्स होते हैं, वहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, वहाँ सिग्मा ज़्यादा होता है और चार्ज का एक्युमुलेशन ज़्यादा होता है, वहाँ चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ध्यान से देखना। तो बताओ ये शेप इर्रेगुलर शेप है, तो यहाँ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो ध्यान देना, मैं तुमसे कहूँ कंडक्टर के अंदर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आप कहना 0। क्यों? कंडक्टर किसी भी शेप का हो, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर चार्ज रुकता नहीं है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है। तो इतना तो तय हो गया कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। मैं निकालना चाहता हूँ, पता कहाँ फील्ड, यहाँ पे फील्ड निकालना चाहता हूँ, जस्ट आउटसाइड, यहाँ पे
इस कंडक्टर के जस्ट बाहर मुझे फील्ड निकालना है। तो देखो मैंने क्या करा, अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, और आपने पढ़ा है कंडक्टर हमेशा इक्विपोटेंशियल होता है, कंडक्टर हमेशा इक्विपोटेंशियल होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। तो देखो हम लोग गॉस लॉ की मदद से इस पॉइंट पर, इस कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट आउटसाइड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो हमने देखो क्या करा है, यहाँ से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ऐसे हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसे पास करा दिया, ऐसे ये हमने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करा। ध्यान दीजिए जरा, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। अब देखना जरा, यहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, तो बताओ इस सरफेस के, ये जो सरफेस इसके परपेंडिकुलर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अंदर वाला पार्ट है। तो बताइए जरा, ये जो गॉसियन सरफेस हमने लिया सिलेंड्रिकल, हम इसके लिए लिख सकते थे सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds ओवर क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू Qn बाई एप्सिलॉन नॉट इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये क्या चीज लिखा है, E डॉट ds, ये क्या लिखा है, ये लिखा है हमारा टोटल फ्लक्स। अब देखो इसमें 3 सरफेस हैं, एक ये कर्व्ड सरफेस है और ये 2 फ्लैट सरफेस हैं। इन तीनों सरफेस से मिला करके हमारा फ्लक्स बनेगा Qn बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान दो, इसमें देखो एक सरफेस है कर्व्ड और 2 सरफेस है फ्लैट, और फ्लैट में भी 2 सरफेस हैं, एक अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस, लोअर फ्लैट सरफेस। इन सरफेस से मिलकर के हमारा जो फ्लक्स है वो Qn बाई एप्सिलॉन नॉट है। ध्यान देना, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस बताओ, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका बताओ जो dA एरिया होगा वो बताओ रेडियली आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड, बताओ कितने एंगल पे, 90। तो आप करें ये इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा। अब और लोअर सरफेस, तो लोअर सरफेस का एरिया वेक्टर बेटा ऐसे होगा dA एरिया, और यहाँ बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो ये वाला भी बताओ क्या हो जाएगा, 0। अब बचा ये वाला अपर सरफेस, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे है और dA एरिया भी ऐसे ही तो है, इसका ds एरिया भी ऐसे ही है। तो EDS यहाँ पर कैसे हो रहा है, पैरेलल। तो हम बताए इसमें EDS, अच्छा तो ये जो E लिखते थे वो E बताओ, हम केवल इतने चार्ज का E होगा या पूरे चार्ज का E होगा, चाहे वो गॉसियन सरफेस के अंदर या बाहर। तो आप कह रहे हैं सर ये फील्ड होता था नेट, ये मैंने प्रूव करा था पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में ये प्रूव कर चुका हूँ कि गॉस लॉ में जो E डॉट ds लिखते हैं वो E नेट होता है। तो बताओ यहाँ पे आ गया E नेट, और ये बताओ ds, तो बताओ यहाँ E और ds कैसे हैं, पैरेलल। तो बताओ E ds cos 0 बराबर Qn कितना होगा, Qn, तो बताओ ये इनक्लोज चार्ज, तो यहाँ चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है और ds एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो E सिग्मा ds हो गया Qn बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ ds से ds कट गया, E नेट आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इस कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस सिग्मा को हम लोग बोलते हैं लोकल चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी तो हर जगह वेरिएबल है। यहाँ पर हम लोग वो सिग्मा लेंगे जो हमारे इस पॉइंट, इस सरफेस के पे है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उस जगह का लोकल चार्ज डेंसिटी, मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो चार्ज की डेंसिटी है वो हम लोग डेंसिटी सिग्मा यूज कर रहे हैं, राइट। और ये फील्ड बताओ नेट आया है पूरे चार्ज की वजह से, इस कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई यहाँ पे भी फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे, लेकिन ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इस जगह का होगा, मान लो ये पॉइंट P लिख दें तो ये सिग्मा होगा एट पॉइंट P, इस जगह का सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा उस जगह का आपको सिग्मा इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। कोई प्रॉब्लम। अब देखो बेटा एक बात और समझ में आती है कि पहले ये बताइए इतना क्लियर है। अब अगर हम आपसे ऐसे कहें कि बताइए भाई कि इस DQ चार्ज पर, ये जो DQ है कितना है, सिग्मा इंटू DA, सिग्मा इंटू DS,
बताओ ये बाकी चार्ज इस बताओ डी क्यू चार्ज पर फोर्स लगा रहा होगा, और फोर्स लगाएगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता, प्रेशर। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का भी जनरेट होता है। तो हम यहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की भी बात करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर देखिए जरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मैं इस डी क्यू पे निकालने जा रहा हूं। ये डी क्यू जो है, इस डी क्यू पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आएगा, देखना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो बताओ पहले तो फोर्स निकालो इस पर, तो फोर्स पता क्या होगा, डी क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ यहाँ पे हम नेट लें कि बताओ बचे हुए चार्ज का लें। तो बताओ इस डी क्यू पर अगर हमें फोर्स निकालना है तो हमें पूरे फील्ड की वजह से फोर्स नहीं निकालना है, किसी पर फोर्स लगता है उसके सराउंडिंग वाले चार्ज की वजह से। तो डी क्यू इंटू ई, और ई होगा अदर चार्जेस ड्यू टू अदर चार्जेस एक्सेप्ट डी क्यू। डी क्यू को छोड़ के जो चार्ज है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, और अपॉन बताओ एरिया डी ए कर देंगे हम लोग। अब सवाल आ रहा है कि बताओ, तो ये क्या लिखा देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब बताओ डी क्यू बाई डी ए को आप चाहें तो सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ई, और ई जो आ रहा है वो ड्यू टू, मैं यहाँ साफ साफ लिख दे रहा हूँ, ड्यू टू अदर चार्जेस, ड्यू टू अदर चार्जेस एक्सेप्ट डी क्यू, एक्सेप्ट डी क्यू। अब सुनना, इस डी क्यू के फील्ड को छोड़ करके बाकी जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, इतने चार्ज की वजह से जो फील्ड यहाँ आएगा उसकी वजह से फोर्स लगेगा, नेट फील्ड की वजह से नहीं लगेगा। तो देखो भाई हम क्या करेंगे, अब हम बताओ अदर चार्जेस की वजह से, तो हमको इतना तो समझ में आ ही गया, ई नेट विल बी इक्वल टू, ई नेट विल बी इक्वल टू ई ऑफ डी क्यू प्लस ई ऑफ अदर चार्ज। इतनी बात तो समझ में आती है। अब सुनो भाई, ये अभी निकला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू का फील्ड देखो क्या होगा, डी क्यू का फील्ड, इस डी क्यू का फील्ड। तो ये जो चार्ज है, जरा इस चार्ज को आप देखिए, यहां से हम इसको काट रहे हैं, तो ये डी क्यू चार्ज ऐसे होगा बेटा, ऐसे, राइट। और इसके जस्ट बगल में यहां फील्ड, तो इसका फील्ड ऐसे होगा। आपको पता है एकदम जस्ट बगल में अगर हम देखेंगे तो दिस बिहेव लाइक इनफाइनाइट प्लेट, इनफाइनाइट सीट। इसका व्यवहार एक इनफाइनाइट सीट के जैसा होगा। ये जो डी क्यू चार्ज होगा इतना, यहाँ के लिए इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए एक इनफाइनाइट सीट के जैसा बिहेव करेगा। और इनफाइनाइट सीट का फील्ड होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको पता है इस डी क्यू का, केवल इस डी क्यू का, इसके जस्ट बगल में जो फील्ड आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया ड्यू टू अदर चार्जेस। तो अदर चार्ज का जो फील्ड आ रहा है बेटा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो बहुत अच्छे से समझ ले, ये जो फील्ड हमने निकाला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल चार्ज का था, लेकिन हमको यहाँ पे जो फोर्स निकालना है वो अदर चार्ज की वजह से निकालना है। और बताओ डी क्यू का जो फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो बाकी चार्ज का फील्ड भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और वो आ गया अदर चार्ज का। तो रख दो यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बताओ जरा, सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्ज आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ गया है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ा ही फेमस रिजल्ट है। किसी भी कंडक्टर की सरफेस को जब चार्ज करा जाता है
तो उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर फील होता है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर फील किस वजह से होता है? तो कोई भी हम डी क्यू पकड़े तो बाकी जो चार्ज है वो उस चार्ज को रिपेल करेगा, उस चार्ज पर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आएगा। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आप देख रहे हैं प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर है। अब बताना, जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम वहाँ पे सिग्मा ज़्यादा, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा, और जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा यहाँ से इस चार्ज के बाहर निकलने के चांस ज़्यादा। तो हम लोग हमेशा कंडक्टर में जो एजेज होते हैं, शार्प टर्न्स होते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। क्यों? ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर रिड्यूस हो जाए। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए नोट लगा के, नोट लगा के लिखें, एट शार्प एजेस, एट शार्प एजेस, एट शार्प एजेस pressure is more, at sharp edges pressure is more, so we avoid edges in conductors, so we avoid edges in conductor, so we avoid edges in conductor। आगे लिखें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, आगे लिखें फुल स्टॉप के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऐसे लग रहा होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मेक द चार्ज फ्लाई अपार्ट, मेक द चार्ज फ्लाई अपार्ट, मेक द चार्ज फ्लाई अपार्ट, बट होल्ड बाई मैकेनिकल फोर्स ऑफ द कंडक्टर, but hold by mechanical force of the conductor। बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या चाहता कि ये चार्ज यहाँ से ऐसे निकल जाए, लेकिन यहाँ रुका हुआ किसकी वजह से? मैकेनिकल फोर्स की वजह से, राइट। एक बात हम आपको और बताते हैं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का हमने अभी देखो 2 रिजल्ट सीखे हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन से। कोई भी इरेगुलर शेप का कंडक्टर हो, उसकी सरफेस के जस्ट बाहर, अंदर कितना फील्ड? 0, जस्ट अंदर 0, जस्ट बाहर कितना आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा बताओ लोकल चार्ज डेंसिटी है, उस जगह की चार्ज डेंसिटी है, क्लियर। और मैंने एक चीज़ और देख लिया कि इसकी सरफेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने देखो इस इरेगुलर शेप के कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का रिजल्ट ड्राइव किया। हम इसी रिजल्ट को स्फेरिकल कंडक्टर के लिए भी ड्राइव कर सकते हैं और हम ये साबित कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का रिजल्ट जनरल है या किसी भी शेप के कंडक्टर के लिए वैलिड है, राइट। तो देखिए हम इसी रिजल्ट को स्फेरिकल कंडक्टर के लिए ड्राइव करने जा रहे हैं। अब देखिए, तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। हालांकि रिजल्ट आ चुका है, मैं इसको दूसरे तरीके से निकाल के दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, राइट। तो ध्यान दीजिए जरा, ये हमारा स्फीयर है आर रेडियस का, इसे हमने चार्ज करा है, इसे हमने चार्ज करा है। टोटल चार्ज क्यू है मान लो, ठीक है, टोटल चार्ज क्यू है। अगर सिग्मा निकालें तो सिग्मा कितना होगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। और टोटल एरिया बताओ बेटा, ये है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल कंडक्टर है ये, स्फेरिकल कंडक्टर है।
तो अगर हम इसको चार्ज देंगे तो चार्ज चला जाएगा आउटर सरफेस पर, राइट। अब देखो अगर हमें यहाँ पर देखो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा रेडियली आउटवर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड होता है भाई, आप जानते ही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ऐसे। तो आप जरा एक बात बताइए, अगर हम यहाँ फील्ड पूछें आपसे जस्ट आउटसाइड, तो वही रिजल्ट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा जस्ट आउटसाइड फील्ड होगा ड्यू टू ऑल चार्ज, होल चार्ज, नेट फील्ड। लेकिन बताइए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अगर फील्ड पूछूँ तुमसे ई बराबर, तो आपका जवाब होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेट फील्ड। और सिग्मा की वैल्यू बेटा ये होगी, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर फील्ड हो जाएगा जस्ट आउटसाइड। ठीक, अब देखना ये जस्ट आउटसाइड लिख रहा हूं मैं, जस्ट आउटसाइड, जस्ट इनसाइड 0 है। मैं तुमसे कहूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकालिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, तो बताओ अगर हम कोई भी डीक्यू पकड़ लें, ये डीक्यू पकड़े हैं, तो बाकी ये पूरा इस डीक्यू को ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे, राइट। तो ये फोर्स अपॉन दिस एरिया हमारा बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जो कि अभी मैं निकाल के गया हूँ, अभी निकाल के गया हूँ, तो हमने क्या करा था, बाकी चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड वो आती थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू कर देते थे, बनता था फोर्स, और अपॉन एरिया करते थे, बनता था प्रेशर, और वो आंसर आता था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब हम इसी रिजल्ट को दूसरे तरीके से करें, तो अभी आगे की क्लास में हो सकता है आपको इतना आइडिया हो, नहीं है तो अभी हम बताएंगे आपको। एक स्फेरिकल कंडक्टर अपने आप में एक कैपेसिटर होता है, और इसकी एनर्जी होती है क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये बहुत ही कॉमन सा रिजल्ट है, एक स्फेरिकल कंडक्टर एक कैपेसिटर होता है, और इसकी बताइए पोटेंशियल एनर्जी होती है क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। जैसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर डिवाइस। तो ये हमारे इस कंडक्टर की सेल्फ एनर्जी बोलते हैं इसको, समझना जरा था यहाँ से। अब ये रिजल्ट कहाँ से आया, ये अभी आगे की क्लास में आएगा। आज आप मान लो कि ये होता है, और ये एनर्जी बाहर एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपिटल आर से लेके इनफाइनाइट तक, ये कैपिटल आर से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक, अब देखना, अगर मैं तुमसे कहूँ ये एनर्जी है, वास्तव में बताइए एनर्जी क्या लिखी है, ये एनर्जी लिखी है मैंने क्यू स्क्वायर अपॉन 2c कैपेसिटर की एनर्जी, और जहाँ पर एक स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एक स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये रिजल्ट आता है बेटा। ठीक, अब देखना इस पोटेंशियल एनर्जी से मैं फोर्स निकाल रहा हूँ, तो माइनस डी यू बाई डी आर, ये आ गया फोर्स। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं जरा, ये आर की पावर -1, तो देखो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाहर हो गया, ये कांस्टेंट बाहर हो गया, यहाँ डी बाई डी आर, और ये हो गया हमारा आर की पावर -1 का। ठीक, कहीं बड़ा आर कहीं छोटा आर फर्क नहीं पड़ता, चाहो तो उस पूरे को कैपिटल आर कर लो, कैपिटल आर कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो ये देखिए आर की पावर -1, तो ये बताओ फोर्स आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ गया फोर्स। प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो फोर्स अपॉन एरिया, स्फेरिकल कंडक्टर का एरिया, सरफेस एरिया 4 बाई आर स्क्वायर, तो ये देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। तो 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ देखना क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हमने अलग कर लिया, यहाँ से 2 एप्सिलॉन नॉट, 4 बाई आर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया, तो ये ए का स्क्वायर देख लो, 4 पाई आर स्क्वायर को हमने अलग लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर को हमने अलग लिख दिया, देख लो 4 पाई आर स्क्वायर को, यार ये 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 8 को 4 इंटू 2 लिख लो, तो 4 पाई आर स्क्वायर अलग कर दो, 2 एप्सिलॉन नॉट बच गया।
अब Q अपॉन एरिया बन गया सिग्मा, तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी कंडक्टिंग किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये रिजल्ट देखो हमने एक रेगुलर कंडक्टर के लिए, एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, सब के लिए ड्राइव कर दिया। ये हमने दूसरे तरीके से किया, अभी पहले दूसरे तरीके से किया था। तो आप इसके लिए नोट लगा के एक लाइन लिख लीजिए, नोट लगा के एक लाइन लिखें, दिस रिजल्ट hold in general and does not depend on shape of the conductor, ये कंडक्टर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन आता है निकल के सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। नोट कर लीजिए। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट कहीं पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का रिजल्ट क्या है। एक बार जेईई मेंस में आ भी चुका है, तो मुझे लगा आपको भी ये रिजल्ट कराना ज़रूरी है। खैर, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।